फाइन स्टूडेंट। तो ये हम लोग का फर्स्ट एडिटोरियल होगा, समझे। और इस एडिटोरियल में हम लोग समझेंगे कि मनमोहन सिंह जी, हाँ, जिनका देहांत अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है भारत के अर्थव्यवस्था में। हाँ, इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया रहे हैं मनमोहन जी। क्यों ऐसा इनको कहा जाता है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, देखो, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किए हैं, करेक्ट, जो विजिबल है, जो दिखता है हम लोग को। उससे पहले आरबीआई के गवर्नर के रूप में ही काम किए हैं। हाँ, इन बिटवीन चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किए हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का। नेशनल प्लानिंग कमीशन में काम किए हैं ये। उसके बाद 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के। तो खास पर्सनालिटी है, समझ रहे हो ना। तो एक एक चीज़ समझेंगे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में। तो यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इसको दोनों दृष्टिकोण से देख सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भी देख सकते हो, और थोड़ा, हाँ, वो ज़्यादातर तो वही बेटर होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखो, जीएस पेपर 3 से देखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गया ना। यहाँ पे गलती से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी दे दिया गया है, ये जीएस पेपर 3 होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गया ना। हाँ, गवर्नेंस से भी देख सकते हो, पॉलिटी का यदि आएगा तो गवर्नेंस से भी आ सकता है ये क्या क्या गवर्न, क्योंकि एमजी नरेगा सब गवर्नेंस में आ जाएगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस दोनों दृष्टिकोण से देख सकते हो, जीएस पेपर 2 से भी देख सकते हो गवर्नेंस से, और जीएस पेपर 3 से भी देख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। एनीवे, यहाँ पे समझते हैं कि क्या खास बात है मनमोहन जी के बारे में। देखो, इनका लाइफ देखो, इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखो। 1932 में, यानी कि भारत जब गुलाम था अंग्रेज का, 1932 में इनका जन्म हुआ था पंजाब प्रोविंस में। और जहाँ जन्म हुआ वो पाकिस्तान का एरिया है, क्योंकि बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। समझ गए ना। अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि भारत तो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया ही था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पार्टीशन के टाइम में इनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो सब अमृतसर आ गए, इंडिया की तरफ आ गए, क्योंकि पंजाब मतलब बड़ा पंजाब। तो कुछ पंजाब पाकिस्तान में रह गया और कुछ पंजाब जो भारत का हिस्सा में रहा, वहाँ पे ये माइग्रेट करके, यानी कि अमृतसर में आके बस गए 1947 में। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इनका उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, देख रहे हो ना। हाँ, वही 13-14 साल के आसपास होगा, समझे ना। अच्छा, ये देखो, खास बात देखो इनका कि 1963 में, हाँ, यदि 1963 से माइनस करोगे 1932 को, तो तुमको पता चलेगा कि मात्र 30-31 साल में, ये 30-31 साल में प्रोफेसर बन गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो बड़ी बात है ना कि 30-31 साल में एट द एज ऑफ 30 ईयर्स प्रोफेसर बन जाना, वो भी इकोनॉमिक्स में, वो भी इतने बड़े यूनिवर्सिटी का, बड़ी बात है। ये जर्नी है इनका। तो कहते हैं ना हम लोग हिंदी में मुहावरा, जो बनने वाला आदमी होता है आगे, उसका शुरू का चाल ढाल ही अलग होता है। बिल्कुल, ये मनमोहन सिंह से भी हम सीख सकते हैं। और उसके बाद देखो बच्चे लोग, 3 साल और ऐड कर दो, 33-34 साल की उम्र में ये यूनाइटेड नेशन के साथ काम करना शुरू कर दिए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसमें भी ये काम करना शुरू कर दिए। समझ पा रहे हो ना। तो देखो 33-34 साल में, उसके बाद थोड़ा सा उम्र और ऐड कर दो उसमें, है ना, 37-38 साल कर दो, तो ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम करना शुरू कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। समझ गए ना। हाँ, बिल्कुल 71 का वक्त है, तो इंदिरा गांधी का समय है वो। उसके बाद देखो इतना अच्छा काम था इनका कि डायरेक्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। वही अभी 40 साल भी उनका नहीं बना है, 40 साल से नीचे ही है अभी। समझ रहे हो ना। ये, हाँ, 72 to 76 करोगे तो तब 40 ईयर्स हो जाएगा इनका। जैसे ही 76 में वो हो गया, तो उसके बाद देखो इनका एज अ सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का बनाया गया। देख रहे हो ना कैसे ये आगे बढ़े हैं 76 में। 80 और 82 में प्लानिंग कमीशन के भी ये सदस्य रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। इतना कम। अब देखो 80 और तुम घटाओ, तुम बच्चे लोग 32, 80 को 32 से करो, कितना उम्र हो जाएगा। हाँ, कितना उम्र हो जाएगा बच्चे लोग, 48 समथिंग, है ना। तो 48 उम्र से 47-48 उम्र में ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी बन गए। आगे देखो, अब देखो 80 के बाद, 80s के बाद देखो इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हाँ, तो हम देखें कि 80 और 82 में प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी बन गए। उसके बाद कह सकते हो
कि 50 साल के अंदर ही ये गवर्नर बने आरबीआई का, ठीक है, गवर्नर बने आरबीआई का, है ना, 50 ईयर्स कह सकते हो, उस समय 51 ईयर्स रहा होगा इनका। फिर 85 और 87 में ड्यूटी चेयरमैन भी बने प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि चेयरमैन जो बनेगा वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पद होगा वहाँ वो प्लानिंग कमीशन का, तो वो ड्यूटी चेयरमैन होगा, वो मनमोहन सिंह बने। 1987 में इनका जो काम, जो इतना भयानक जो काम किए इनका जर्नी, उसको देखते हुए भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया इनको, ठीक है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ये भारत रत्न रिजर्व करते हैं, इनको मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा इनको। अब बीजेपी सरकार ही देगी, ठीक है ना, क्योंकि बीजेपी सरकार जो टैलेंटेड है, इंटेलेक्ट है, उसका सम्मान करना जानती है सरकार, ठीक है ना। उसका देखो 87 और 90 में ये साउथ कमीशन के भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जो कि तुम्हारा जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसलिए विदेश में भी बहुत काम किए हैं, इसलिए बाहर के लोग इनको मानते हैं। देख रहे हो ना, इंडिया में ही केवल काम नहीं किए, बाहर का भी एक्सपीरियंस है इनको। हाँ, उसके बाद देखो 1991 में ये एडवाइज़र रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक अफेयर्स में। इतना सुंदर काम कि अभी इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, आने वाले समय में एक ही बार वित्त मंत्री बन जाएंगे ये, ठीक है। और मार्च 1991 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। ये इतना सुंदर, इतना सुखद जर्नी है किसी भी इंसान के लिए, नहीं कि एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, और इतना आप सीढ़ी आगे बढ़े कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। देख तो आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर बनना पॉलिटिकल अफेयर्स में लोग बन पाते हैं, मगर ये पढ़ाई के थ्रू, अपने इंटेलेक्ट के थ्रू सबसे बड़ा पद को अचीव किए हैं, बड़ी बात है। ये प्रेरणा है सब यूथ के लिए कि मनमोहन सिंह क्या है, बताओ, मनमोहन सिंह के बारे में लोग जानता ही नहीं है, गलत गलत टिप्पणी कर देता है। हाँ, मनमोहन सिंह ये है, देखो जून 1991 में ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर पीवी नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, अब जब बने तो मिनिस्टर बने तो जाहिर सी बात है राज्यसभा सदस्यता चाहिए, है ना, जानते हो। तो देखो आसाम के सीट से इनको सदस्यता मिला राज्यसभा से, अपर हाउस में। फिर वही 1991 से लेकर 1996 में जो भी एलपीजी रिफॉर्म्स आया, उसके पीछे का जो ब्रेन चाइल्ड है मनमोहन सिंह जी ही हैं। इसलिए मनमोहन सिंह को याद रखेगा ये देश कि आज हम लोग मोबाइल फ़ोन इतना इजीली यूज़ करते हैं, है ना। एक स्कूटर को जब खरीदना होता तब खरीदे, याद करो उस समय लाइसेंसी राज था बच्चे लोग, है ना। एक स्कूटर खरीदने का मन है, या फिर एक टेलीफोन सर्विस का तुमको मन है, तो तुमको 2-3 साल पहले बोलना पड़ेगा, तब वो तुमको 2-3 साल बाद सर्विस दिया जाता है। तो ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे इन्होंने एलपीजी लाया था। देखो अभी कितना एलपीजी का फ़ायदा तो अभी उठ रहा है, अभी लोग, हाँ ये अलग बात है कि क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि उसके बाद कैपिटलिज्म बहुत बढ़ा है इस कंट्री में, तो कैपिटलिज्म बढ़ा है तो जाहिर सी बात है गिनी कोएफिशिएंट बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज बढ़ेगा, तो वो कॉइन का दूसरा साइड है। मगर मार्केट तो इतना बड़ा रिफॉर्म्स किए हैं ये। आगे देखो, हाँ यहीं तक नहीं था, मैं 2004 में अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और पहले प्राइम मिनिस्टर जो नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, सिख कम्युनिटी से आए हैं, नहीं तो अन्यथा भारत आज़ादी से लेके तब तक 2004 तक जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो हिंदू कम्युनिटी से ही आते थे, मगर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से आए हैं, सिख कम्युनिटी से, बड़ी बात है ना। हाँ, नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर भारत के बने। 2005 में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था MG नरेगा, जो अभी भी चलता है, और गरीब लोग के लिए चलता है ना जी, रूरल एरियाज में जानते हो ना, 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो है ना रोजगार है। और उसके बाद इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी तैयार किया था, ठीक है। इससे क्या होगा, 500 मिलियन, समझ लो ना, 500 मिलियन पीपल, कम्युनिटी वेल्थ वर्कर को मोबिलाइज किया इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। 2005 में मनमोहन जी का ही सरकार है जिन्होंने RTI लाया। ये अब अलग बात है कि RTI अभी के टाइम में बहुत डाइल्यूट कर दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही लाया था भारत में, ठीक है। उसका 2005 जुलाई 2005 का वही समय है जहाँ पे बहुत ही लैंडमार्क डील हुआ था, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील। ये अलग बात है कि वो 2008 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ, मगर इनके टाइम, अच्छा 8 में भी तो यही स्वयं थे, ठीक है, मनमोहन जी ही थे, सही बात है ना। तो इंडो USA सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। ये न्यूक्लियर डील बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि भारत परीक्षण जो कर चुका था तो भारत के ऊपर पाबंदी लगा था, सैंक्शन लगा हुआ था, मगर मनमोहन सिंह ने यहाँ उपाय ढूंढ लिया
और यूएस के साथ हमारा ये हुआ था, इसके वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर सबको चलाने में, एनर्जी को डिराइव करने में, न्यूक्लियर एनर्जी को। अब यहाँ पे देखो 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 27% रिजर्वेशन सीट्स एम्स में, आईआईटीज में, आईएम्स में ओबीसी को भी दिया था, क्योंकि ओबीसी समाज, क्योंकि एससी एसटी का तो पहले से ही है, ओबीसी समाज के लिए भी एक्सटेंड किया गया था बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। 2007 एक ऐसा साल है जहाँ पे इंडिया में सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ हुआ था 9%, वो भी मनमोहन सिंह के सरकार में ही हुआ। अभी तक एग्रीकल्चर का जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ वो भी मनमोहन सिंह के सरकार में ही हुआ था, 2012-13 की बात है। 2008 में मुंबई अटैक के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया, जो कि अभी भी बहुत एक्टिव है, NIA। टेररिस्ट वाला जो भी टेररिज्म वाला जो एक्टिविटी होता है वो यही एजेंसी देखता है उसको। तो बिल्कुल मुंबई अटैक के बाद इसको बनाया गया, ठीक है। ये अलग बात है कि मुंबई अटैक के बाद बहुत किरकिरी भी हुआ है सरकार का। 2008 में देखो बिल्कुल 2005 में जो एग्रीमेंट किए थे तो वो लॉन्च हो, मतलब होगा ना वो, तो इंडिया ने साइन किया था इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि जो भी आप न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर जो भी आप थोड़ी यूरेनियम दोगे उसको हम पीसफुल तरीके से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हुआ था। और देखो गजब बात है कि इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी हमें वो मिला, ये बड़ी बात। इसलिए NSG जो ग्रुप है उसने जो पाबंदी लगाया था पहले उसको वेवर कर दिया, ये बड़ी बात है कि हम उसके मेंबर नहीं हैं, नॉन प्रोलिफरेशन NPT का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी NSG ने हमारे लिए इतना फेवर कर दिया, उसमें मनमोहन सिंह को ही क्रेडिट जाता है। इतना ही नहीं बच्चे लोग, एक बार प्राइम मिनिस्टर रह गई है, फिर सेकंड टेन्योर में आएंगे, और मई 2009 में फिर सेकंड टर्म के लिए इन्होंने शपथ लिया। 2009 ही साल है बच्चे लोग जहाँ पे राइट टू एजुकेशन आया है, आर्टिकल 21 क्लॉज A देखते हो ना, उसको बल देने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए पार्लियामेंट से लॉ पास किया गया था 2009 में, उस समय में मनमोहन सिंह का ही सरकार था, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि पहला टेन्योर में बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुआ, सेकेंड टेन्योर का भी लास्ट का 2-3 साल देखोगे ना तो थोड़ा सा मनमोहन जी की सरकार के ऊपर दाग लगा, मगर मनमोहन सिंह जी के सरकार के ऊपर दाग लगा, मनमोहन जी के पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल अभी तक भी नहीं है। देखो एज अ मिनिस्टर जब आप PM हो तो आपके नीचे बहुत काम हो रहा होता है, ठीक है, कहीं गलत काम होता है, कहीं करप्शन होता है, सही बात है ना। सरकार को घेरा गया, मनमोहन जी की सरकार को घेरा गया, जो UPA का सरकार उसको घेरा गया, मनमोहन जी का जो पर्सनल इंटीग्रिटी है उस पर कोई दाग नहीं उठा सकता अभी तक, इसलिए मनमोहन जी का बड़ा ही सम्मान होता है। अभी भी बीजेपी पार्टी जो है बड़ा ही सम्मान करती है, यदि कोई भ्रष्ट नेता होगा तो इतना सम्मान क्यों मिलेगा उसको। तो मनमोहन जी का, मैं फिर से कहना चाहूँगा, मनमोहन जी का पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल ही नहीं है। और सरकार में कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं तो डायरेक्ट मुखिया के ऊपर ही आरोप लगता है, वही चीज़ हुआ। देखो तो 2012 ऐसा साल रहा जहाँ पे कहीं ना कहीं इनका सेकेंड टेन्योर में थोड़ा डेंट लगा है। जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम हो गया था, स्पेक्ट्रम का राजा जो फंसे थे, कोयल स्कैम हुआ था, कोयल जानते हो कि कोयल बहुत स्कैम, उस समय कोयल का स्कैम भी बहुत बड़ा मामला था, CAG के रिपोर्ट से पता चला था। और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम जो हुआ था दिल्ली का, ठीक है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था बाद में बहुत खराब हो गया वो। तो ये 3 जो बड़ा बड़ा स्कैम हो उसके वजह से कहीं ना कहीं इनका सेकंड टेन्योर में थोड़ा सा धक्का लगा है, डेंट लगा है। भाई इनके पर्सनल इंटीग्रिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है, और यही तो कारण है कि बीच में फिर अन्ना हजारे का आंदोलन होगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली से जीत के आ जाएगा, और ये एक तरह से भूमिका तैयार हुआ मोदी जी के आने का। और उसके बाद मोदी जी प्रचंड बहुमत में, है ना, 2014 में जीत के आए। देखो अप्रैल 2024 में इनका 33 साल का जो लंबा कार्यकाल था राज्यसभा का वो एंड होगा, समझ गए, और काफ़ी बीमार थे, ठीक है। और फाइनली दिसंबर 26 तारीख 2024 एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ये भारत को अलविदा करके चले गए। तो लिविंग लेजेंड है, ठीक है ना, मतलब इनका हर साल ही, इनका हर स्टेप ही प्रेरणा है यूथ के लिए, करेक्ट। ये है मनमोहन जी। मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि मैं इनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे लोग के बारे में यूथ लोग को बताना ही चाहिए कि कितना अहम काम किए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम ग्राफ से समझते हैं, क्योंकि बड़े ही इकोनॉमिक्स रहे हैं। अब देखो इनके बारे में कुछ और बोलना चाहता हूँ। जब रघुराम राजन RBI गवर्नर बने
तो रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट, जाहिर सी बात है आरबीआई गवर्नर है, और प्रधानमंत्री खुद उससे बड़ा भी इकोनॉमिस्ट है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़े विद्वान आदमी। अब जब रघुराम राजन जो संवाद करेंगे तो इकोनॉमिस्ट आदमी जब बोलता है तो अगला वाला आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मनमोहन सिंह चुप चुप बैठे हैं और सब समझ में आ रहा है, बाकी लोग कंफ्यूज। मनमोहन जी बोले ठीक है, ये सही आप सही सोचे हैं। तो इसलिए जब टेक्निकल आदमी हो उस विषय का तो वो और बेटर तरीके से संवाद को समझ सकता है। तो ये रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मनमोहन जी सब, क्योंकि मनमोहन जी है वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में। जैसे अभी मान लो कि दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनको एक एक चीज़ समझाना पड़ता है लेमन टर्म्स में, और चूँकि एक्सपर्ट है वो आएगा भी चीज़ समझ लेंगे। अब बड़ा अच्छे से सुनते थे वो, बहुत अच्छे से बैठ के, और ये भी बोलते थे ठीक है इसमें ये होगा, ठीक है आपका ये सही है, अच्छा है, मेरा ये प्रोग्राम है, मगर इसमें फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब उनको गहरा समझता कोई भी विषय का, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो बच्चे लोग कि ग्रोथ रेट्स वेर अफेक्टेड ड्यू टू पॉलिसी। देखो अब इनका मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो हमने देखा कि अंतिम का जो 2-3 साल रहा है इनका, बड़ा ही पेचीदा साल रहा है, क्योंकि 3 ठो बड़ा घोटाला हो गया, इसके वजह से इनके सरकार के ऊपर लगा। और दूसरी बात है कि इनके ऊपर आरोप लगता था कि ये रिमोट कंट्रोल वाले पीएम है, जो कि सबको पता था कि ये बात फैक्ट भी है, पीछे चलाने वाला कोई और था, क्योंकि ये आदमी एक्सपर्ट, ठीक है ना, ये नेचुरल लीडर तो नहीं रहे हैं, पब्लिक अफेयर्स में तो नहीं रहे, ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसलिए इनके इंडिविजुअल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है। मगर डेंट तो लगा ही है कि रिमोट कंट्रोल वाले पीएम थे, और लास्ट के 2-3 साल बहुत ही पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, यानी कि पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ ठीक से। और दूसरी बात है स्कैम सब। तो इसमें ये देख सकते हो बच्चे लोग, तुम लोग एकदम क्लियरली देख सकते हो कि याद करो फाइनेंशियल ईयर 2007 में देखो 8.1 ग्रोथ रेट है जीडीपी का, ठीक है। 2009 में कम हुआ है, कारण क्या है कि 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, इसके वजह से इंडिया पे भी असर पड़ेगा। उसके बाद फिर उठे हैं, और उसके बाद देखोगे 2012 और 13 में फिर नीचे गया है। तो इसलिए नीचे गया है कि वो जो समय था पॉलिसी पैरालिसिस का समय था, समझ गए। आगे देखोगे, हाँ फर्स्ट टेन्योर का देखोगे 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है इसका। फॉरेक्स देखो ना बच्चे लोग, 2005 में, हाँ 2005 में 141 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स था, फॉरेक्स। वो बढ़ के देखो फाइनेंशियल ईयर 2008 में कितना हो गया, 309 हो गया। तो गजब का क्वांटम जंप है वो, ठीक है, तो बहुत अच्छा जंप है देखो, ठीक है। और उसके बाद मेंटेन्ड है वो। तो फॉरेक्स में बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो फर्स्ट टेन्योर का ये सफलता, और अभी जब मोदी जी आए हैं तो अभी भी अच्छा खासा फॉरेक्स है हमारे पास, है ना, हाँ अच्छा खासा है, 400 प्लस है हमारे पास। आगे देखो, हाँ इस पे सवाल उठ सकता है कि ये जो है तुम्हारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट कायदे से 2.5% होना चाहिए। मैं कई बार पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि जीडीपी का जो सबसे स्टैंडर्ड, जो सबसे नॉर्मल जो माना जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 2.5% होना चाहिए था। बट इनके लास्ट के टेन्योर देखो, पहले वाला तुमको ठीक ही नजर आएगा, फाइनेंशियल ईयर 11 तक भी ठीक ही है, 2.8 है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर उसके बाद देखो क्या हुआ, 12 में, 13 में 4.3, 4.8, तो वहाँ पे ब्रीच कर गया, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुआ है। दूसरा कहाँ पे गड़बड़ी हुआ देखो, कायदे से फिस्कल डिफिसिट 2005 में आया था ना, FRBM एक्ट, उसमें बोला गया था ना कि 3% ले आइए, है ना। तो ये भी एक रहा है बात में, देखो पहले ठीक था, 4 था, 4.1 था, 3.5 था, 2.7 था, वो तक ठीक है। वहाँ वही फाइनेंशियल ईयर 2009 देखो, उसमें देखो कितना हो गया करंट अकाउंट डिफिसिट, सॉरी हाँ सेंट्रल का फिस्कल डिफिसिट देखो 6 हो गया, देख रहे हो ना। तो ये भी कह सकते हो कि सेकेंड टेन्योर में इकोनॉमिकली भी देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर में फेल हुआ है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अप एंड डाउन होते रहता है गवर्नेंस में, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, होते रहता है। बट अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिक्स में योगदान दिया है भारत में, तो वो मनमोहन सिंह है। और इसलिए यदि इनको कहा जाएगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। ही डिजर्व्स। दैट्स इट, कंप्लीटेड।